हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी व्यूवर्स का मेरे चैनल टॉक लॉफुली में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानकारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के एक ऐतिहासिक निर्णय की, जिसे अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य के नाम से जाना जाता है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को संज्ञेय मामले में गिरफ्तार करता है तो उसे किन किन बिंदुओं का, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिनका सभी राज्यों को सम्यक रूप से अनुपालन करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी राज्यों द्वारा कितना इन गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाता है या अब तक किया गया है, ये बात एक अलग है। आइए चलिए जानते हैं क्या था अरनेश कुमार का पूरा मामला। इस केस में अपीलांट थे अरनेश कुमार और रेस्पोंडेंट थे स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इस केस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किए गए थे वो थे 498 आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शन थे 41, 41A, 57 और 167 और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल का, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 इस लैंडमार्क जजमेंट ने विशेष रूप से डिस्कस किए गए थे। ये केस दो जजों की बेंच का केस था और जिनका नाम था जस्टिस चंद्रमौली के.आर. प्रसाद व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, और ये जजमेंट था 2 जुलाई 2014 का। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं, क्या इश्यू था या क्या मामला रहा था। इस केस की और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू की थी, वो हम देखेंगे। इसी केस के अंदर मैं इन सेक्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब होता क्या है कि 2007 में अरनेश कुमार की शादी होती है और शादी के कुछ समय बाद ही उसके जो पेरेंट्स हैं वे उसकी पत्नी से दहेज की मांग करते हैं। तो वे ये सारी बातें अपने पति अरनेश को बताती है। तो इस पर अरनेश भी अपने पेरेंट्स की ही साइड लेता है और अपनी पत्नी को धमकी देता है कि अगर उसने ये सारी बातें नहीं मानी तो वह दूसरी शादी कर लेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा। इन सब के बाद वह महिला यानी कि अरनेश की पत्नी अपने पति व उसके घर वालों के खिलाफ एक एफआईआर 498 आईपीसी और धारा 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत दर्ज करवाती है। 498 ये कहता है कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ कोई क्रूरता या दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह अपराध है, जिसमें 3 साल तक की सजा बताई गई है और जिसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब इस ऑफेंस के अंदर थाने से बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट से जमानत करानी होगी। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि इसमें कोई समाधान नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं कि धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में, इसमें भी 2 साल की तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब होता क्या है कि इस एफआईआर के बाद अरनेश कुमार सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाता है, जो सेशन कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। और फिर हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन लगाता है, वहां से भी उसकी बेल खारिज हो जाती है। इसके बाद वे स्पेशल लीव पिटीशन में अपील करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, जो स्वीकार कर ली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जर्व करती है कि पिछले कई सालों में 498A के मामलों में कई फेक केस फाइल किए गए थे और ऐसी कंप्लेंटों में महिलाएं अधिकांशतः बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम डलवा देती हैं जो पति के रिश्तेदार हैं, जो शायद उस टाइम उस घर में रह भी नहीं रहे होते, हो सकता है कहीं और रह रहे हों या किसी दूसरे सिटी में रह रहे हों। तो ऐसे बहुत से ऐसे हालात में हों ऐसे रिश्तेदार कि उनके द्वारा ऐसा अपराध किया जाना पॉसिबल ही ना हो या वे ऐसा कर भी सकते हों, लेकिन फिर भी उन लोगों को परेशान करने के लिए, पति व ससुराली जनों पर दबाव बनाने के लिए महिलाएं 498A के केस में उनके नाम डलवा देती हैं। अब ये जो सेक्शन 498 बनाया गया था, ये बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए।
लेकिन इसका दुरुपयोग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गाइडलाइंस जारी करती है। 498 एक संज्ञेय अपराध है और इस अपराध में पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, ये उसकी पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट इस 498 ए वाले मामले में गाइडलाइंस इशू कर देती है और कहा जाता है कि ऐसे मामलों में यदि 498 ए के लगने पर उसे तुरंत अरेस्ट न किया जाए। अगर पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो पुलिस को 41 ए सीआरपीसी में उल्लिखित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये जो अपराध आरोपियों पर लगाए गए हैं क्या ये वास्तविक हैं या ये फर्जी आरोप हैं। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उस आरोपी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। धारा 41 ए, बी और डी इन सारे बिंदुओं को पूरा फॉलो करने के बाद ही ऐसे आरोपी को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन 41 में एक चेक लिस्ट बताई गई है जिसमें सेक्शन 41 बी के 2 में बिंदु बताए गए हैं कि किस दशा में आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वह आगे कोई और अपराध कर सकता है या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है, या वह साक्ष्यों को गायब कर सकता है या मिटा सकता है या साक्ष्यों के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है जिससे मुकदमा प्रभावित हो, या ऐसा आरोपी गवाहों को डरा सकता है या धमका सकता है। और इन सारे ग्राउंड्स या दशाओं के बाद भी पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए तो उसे वो सारे कारण मेंशन करने पड़ेंगे और ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, या वास्तव में ऐसे आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा या अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर के पास ये सेक्शन 40A की पावर है कि वह ऐसे आरोपी को नोटिस इशू कर सकता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की जरूरत होगी या पूछताछ की जरूरत होगी तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के पास हाजिर होना होगा और फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। अब जो चेक लिस्ट पुलिस ऑफिसर ने तैयार की थी उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया जाना चाहिए या अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये चेक लिस्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जो ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की होती है, इस पर मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया या जरूरत नहीं थी अरेस्ट करने की, केवल परेशान करने के लिए उसे अरेस्ट किया, तो पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध विभागीय एक्शन लिया जा सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। अब ये जो गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यानी कि अरनेश कुमार वाले केस में जारी की हैं, वो केवल 498A आईपीसी के केस में ही नहीं बल्कि अन्य केस जिनमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उस पर भी फॉलो की जा सकती हैं। अब अरेस्टेड व्यक्ति के जो अधिकार हैं जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में बताए गए हैं वो आप मेरी अगली वीडियो में देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि 57 सीआरपीसी जो बताता है वो क्या है। 57 सीआरपीसी कहता है कि अरेस्टेड व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 167 सीआरपीसी की। 167 सीआरपीसी ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में रखा है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ऐसा नहीं किया जा सकता। ये जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जारी की क्योंकि इस सेक्शन 498 का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत मामलों में पुलिस द्वारा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके अन्य रिश्तेदारों तक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता था कि अन्य रिश्तेदारों ने ऐसा कोई अपराध ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं, सिर्फ महिला ने बदला लेने या परेशान करने के या दबाव बनाने के आशय से इस तरह की 498 की एफआईआर में उन रिश्तेदारों को झूठा फंसा दिया था। तो ये एक तरह की सामाजिक बुराई की तरह 498A का सेक्शन दुरुपयोग में किया जाने लगा था। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की गाइडलाइंस अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में लागू की थी। साथियों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे उत्साह को इसी तरह बनाए रखने के लिए और हमारी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार साथियों।